हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को थैंक यू सो मच इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए पिछली वीडियो पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 4। अगर ये आपका पहला इंटरेक्शन है मेरे साथ देन नो नीड टू वरी। ये एक MCQ सीरीज़ है तो हर लेक्चर अपने आप में एक नया है। इसका पिछले वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन सभी बुक्स जैसे कि VK मेहता, JB गुप्ता, RK राजपूत और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट से अपने पेन और कॉपी को साइड में रखकर इस सेशन को सिर्फ ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर अगर हम DC एक्साइटेशन की वैल्यू को चेंज करते हैं तो इनमें से किस फैक्टर के ऊपर इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन हमें गिवन है मोटर स्पीड। आप सभी को एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम DC एक्साइटेशन जो लगी हुई होती है सिंक्रोनस मोटर के अंदर, क्योंकि हम रोटर के अंदर कनेक्ट करते हैं DC एक्साइटेशन, क्योंकि मोटर जो होती है सिंक्रोनस मोटर वो सेल्फ स्टार्टिंग तो होती नहीं है, तो इसलिए रोटर के अंदर हम DC वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। अगर हम इस DC वाइंडिंग्स को ओपन कर दें तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी मोटर जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से चलेगी, यानी सिंक्रोनस स्पीड से ही चलेगी पर एज अ रिलक्टेंस मोटर। तो मोटर स्पीड के ऊपर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये ऑप्शन तो इसका सही होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है कि अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द मोटर के अप्लाइड वोल्टेज में इसका कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने जो अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि DC कनेक्ट करी है हमने रोटर के अंदर, जबकि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हमें मिल रहा है आर्मेचर के थ्रू, तो इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं हुआ। इसका जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा पावर फैक्टर के ऊपर। जो इसका सही आंसर है वो होगा C। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पावर फैक्टर के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए एक्साइटेशन को आपने फॉर एग्जांपल एक्साइटेशन को आपने करा कम। जब आपने एक्साइटेशन को कम करा तो जो मान लीजिए आपको कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करनी है मशीन को, अब उस कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि वही कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MMF की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने एक्साइटेशन तो कर दिया कम, पर अब आपको MMF तो उतना ही डेवलप करना नहीं। यहाँ पे MMF कहने का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, यानी आपको करंट की वैल्यू देनी पड़ जाएगी ज़्यादा। और ये करंट कौन सा होगा, ये होगा मैग्नेटाइजिंग करंट। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़्यादा देनी पड़ जाए तो उसमें क्या होगा, उसका पावर फैक्टर हमेशा उस सिचुएशन में हो जाएगा कम। और इसी का ही अपोजिट जब होगा, जब आप DC एक्साइटेशन की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें इसका अपोजिट चीज़ फॉलो होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C, पावर फैक्टर। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। इससे ज़्यादा मैं सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल खोल कर आपको समझाऊंगा, सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर जब रोटर कॉपर लॉस होते हैं तो उनकी पूर्ति कौन करता है, यानी कि उन्हें कंपनसेट कौन करता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग तो होती नहीं है, हम DC वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं रोटर के साथ। अब जब DC वाइंडिंग को हमने रोटर के साथ कनेक्ट किया तो जो रोटर के अंदर कॉपर लॉसेस होंगे उनकी पूर्ति भी DC सोर्स ही करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर B। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि बंडल कंडक्टर का जब भी हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे इनमें से कौन सा इफ़ेक्ट रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम सिंगल कंडक्टर की जगह जब भी बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं तो उससे होता क्या है कि इफेक्टिव डायमीटर इंक्रीज़ हो जाती है, और जब भी इफेक्टिव डायमीटर इंक्रीज़ होती है तो उससे कोरोना की वजह से जो पावर लॉसेस होते हैं वो घट जाते हैं। तो मैं आपको इसको एक फॉर्मूले के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। इस फॉर्मूले के अंदर जब भी हम जैसे कि आप ये सामने फॉर्मूला देख रहे हैं, इसके अंदर अगर हम D की वैल्यू को, जैसा कि हमने देखा कि अगर बढ़ाएंगे तो उससे होगा क्या कि जो पावर लॉस है उसकी वैल्यू हो जाएगी कम। अब जब पावर लॉस की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं देखा था तो इसे आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बस इन सेशंस को ऐसे ही देखते जाइए, आपको खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर अगर हम स्टेशनरी आर्मेचर को यूज़ करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं।
आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर दो डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार। मान लीजिए पहले केस में अगर हमने जो आर्मेचर है उसको स्टेशनरी ना देते हुए अगर आर्मेचर वाइंडिंग्स को अगर हमने रोटर पे कनेक्ट किया होता, तो उससे होता क्या, हमें यहाँ पर 3 स्लिप रिंग्स लगानी पड़ती उस सप्लाई को लेने के लिए। जबकि अगर यहाँ पर ये मान लीजिए स्टेशनरी आर्मेचर वाली कंडीशन है, अगर आर्मेचर को अगर हमने स्टेशनरी रखा तो उससे क्या होगा कि सिर्फ 2 स्लिप रिंग्स में ही हमारा काम हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग ऑफ द स्लिप रिंग्स ऑन द रोटर, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन हमें गिवन है कि हाई वोल्टेज इंसुलेशन की उसमें डिफ़िकल्टी होती है। हाँ, क्योंकि रोटर के ऊपर अगर जब भी हम आर्मेचर वाइंडिंग को लगाएंगे तो इससे होगा क्या, ये अंदर का पार्ट है। अब जब मशीन के अंदर हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करने में हाई वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो इसका जो बी ऑप्शन गिवन है ये भी करेक्ट होगा। और जो सिंक्रोनस वाइंडिंग के अंदर जो आर्मेचर होता है उसके अंदर जो पावर होती है वो होती है लार्ज, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन के अंदर हम डीसी से रोटर को कनेक्ट करके रखते हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि आर्मेचर के अंदर लार्ज पावर के साथ डील करता है बजाय फील्ड सर्किट के, तो इसलिए आर्मेचर को हमेशा स्टेशनरी रखने में ही फ़ायदा है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो भी होगा करेक्ट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर जो गेन होता है वो हाई होता है, लो होता है या नेग्लिजिबल होता है। तो इसको आप एक टेबल के थ्रू याद रखिएगा। जो करंट गेन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉमन बेस, यहाँ पर कॉमन एमिटर और यहाँ पर कॉमन कलेक्टर, यहाँ पर करंट गेन और यहाँ पर वोल्टेज गेन। इसको टेबल के थ्रू याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो कॉमन बेस के अंदर जो करंट गेन होता है वो होता है लेस देन यूनिटी। कॉमन एमिटर के अंदर होता है ये चीज़ हाई, और कॉमन कलेक्टर के अंदर ये होता है वेरी हाई। और जो वोल्टेज गेन होता है वो कॉमन बेस में होता है हाई और कॉमन एमिटर के अंदर होता है वेरी हाई, और जो कॉमन कलेक्टर होता है उसके अंदर ये होता है लेस देन यूनिटी। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का गेन, तो दोनों केसेस में ये गिवन है हाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाई गेन। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस को एलैबोरेट मैं कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर इंडक्शन मोटर के अंदर अगर एयर गैप की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो इनमें से कौन सा फैक्टर इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी एयर गैप की वैल्यू इंक्रीज़ हो तो उस केस में होता क्या है कि जो रिलक्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और जब भी रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर हमें वही कांस्टेंट पावर मशीन तक पहुंचानी है तो उस केस में हमारे को करंट की वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जब भी अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू किसी भी मशीन के अंदर ज़्यादा हो या ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो उस केस में क्या होता है, पावर फैक्टर डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। और ये जो ये रिलक्टेंस और फ्लक्स के बीच में जो मैंने रिलेशन बताया वो एक फॉर्मूले के थ्रू होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एन आई इज इक्वल्स टू फाई एस होता है। अब मान लीजिए तो इसके थ्रू अगर मान लीजिए हमें कांस्टेंट एमएमएफ ही चाहिए मशीन के अंदर, तो जो फाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिलक्टेंस के। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसके अंदर इनमें से कौन सी वैल्यू पाई जाती है। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम है, ये आर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, यहाँ पर इंडक्टेंस लगा हुआ है और ग्राउंड के साथ ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है, और ऐसा ही आगे फॉलो हो रही है ये चीज़। यहाँ पर कैपेसिटेंस लगा हुआ है और इसी तरीके से आगे ये सर्किट जा रहा है। अब इसमें होगा क्या कि जो अपना सीरीज़ के अंदर जो इम्पीडेंस है वो हमें गिवन होगा आर प्लस जे ओमेगा एल, ये हमें वो गिवन होगा सीरीज़ का। और जो शंट का हमें गिवन होगा वो गिवन होगा 1 अपॉन में जे ओमेगा सी
इंटू एल, ये एल का मल्टी, और इसके अंदर भी यहाँ पर जितनी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होगी उतना उसकी लेंथ उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इसलिए एल यूज़ किया गया है। अब इसके अंदर जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इसने बोली है, तो यानी कि एल की वैल्यू बहुत कम है, तो एल की वैल्यू जब बहुत कम है तो यहाँ पे भी एल की वैल्यू कम होगी और यहाँ पर भी एल की वैल्यू कम होगी। अब जब इसके अंदर शंट वाले में एल की वैल्यू कम होगी तो शंट का जो इम्पिडेंस होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब शंट की वैल्यू, इम्पिडेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो करंट इसके अंदर जाएगा नहीं, तो ये वाला जो सी है ये हो जाएगा नेगलेक्ट, करंट सीधा सीधा लाइन के अंदर फ्लो करेगा। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसके अंदर एक सीरीज़ रेजिस्टेंस होगा आर और एक सीरीज़ इंडक्टेंस होगा एल, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। आई होप यहाँ पर आपके सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर हमें बेस्ट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करना है तो इनमें से कौन सा बायस यूज़ किया जाए, बेस रजिस्टर बायस, कलेक्टर फीडबैक बायस, पोटेंशियल डिवाइडर बायस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, पोटेंशियल डिवाइडर बायस। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि बेस्ट स्टेबलाइजेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, तो उसको एक ग्राफ के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए एक कॉमन एमिटर की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉन की, तो वो कुछ इस प्रकार से आएगी। मैं बिल्कुल रफली ड्रॉन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आएगी। और इसके अंदर एक डीसी लोड लाइन होती है। अब डीसी लोड लाइन क्या होती है कि मान लीजिए हमने डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, उसके अंदर क्या करा हमने, रिएक्टिव कंपोनेंट जितने भी थे उनकी वैल्यू को हमने कर दिया ज़ीरो, यानी कैपेसिटर जो था उसको तो हमने कर दिया ओपन और जो इंडक्टर था उसको कर दिया शॉर्ट। तो उसको, इस चीज़ को अप्लाई करने के बाद ट्रांजिस्टर के अंदर जो VCE और IC के बीच में जो ग्राफ आएगा उस लाइन को कहा जाएगा DC लोड लाइन। तो ये जो लाइन है ये है DC लोड लाइन, DC लोड लाइन। अब इसके अंदर जो जो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है, तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ IC और VCE की वैल्यू होती है, IC और VCE की वैल्यू होती है। और ये IC और VCE की वैल्यू हमेशा एक्टिव रीजन में लाई करनी चाहिए। यहाँ पर एक्टिव रीजन का मतलब है कि इस वाले पोर्शन में लाई करनी चाहिए। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, इस वाले पोर्शन में लाई करनी चाहिए, ये होता है एक्टिव रीजन। ये नीचे वाला जो है वो है कट ऑफ रीजन, और जो इस साइड का रीज़न है ये है सैचुरेशन रीजन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब और क्वेश्चंस ले जाएंगे उनमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि जो बेस्ट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड होता है वो प्रोवाइड होता है पोटेंशियल डिवाइडर बायस को अप्लाई करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इल्यूमिनेशन के सोर्स के लिए सिनेमा प्रोजेक्टर्स में कौन सा लैंप का यूज़ होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन आर्क लैंप। इसका सही आंसर है डी, कार्बन आर्क लैंप। यहाँ पर जो सोडियम लैंप को हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं स्ट्रीट लाइट्स के अंदर, और जो इनकैंडिसेंट लैंप को हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक लाइट्स के अंदर, यानी अपने घर में जो लाइट्स यूज़ होती है। और जो मरकरी वेपर लैंप होता है, ये मरकरी वेपर लैंप मतलब इसको जहाँ पर हम इनकैंडिसेंट लैंप को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर मरकरी वेपर लैंप भी यूज़ हो सकता है, ये उससे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं होता, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी उसकी पॉसिबिलिटीज़ है उस क्वेश्चंस की, वो सभी आपके सामने खोल कर रख दी जाती है, आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो अर्थ वायर होता है उसकी जो साइज़ है, अर्थ वायर की जो साइज़ है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमेशा जो अर्थ वायर की जो साइज़ होती है वो डिपेंड करेगी जितना उसके अंदर से करंट लिया जाएगा। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी साइज़ उतनी ही बढ़ती जाएगी। एटमॉस्फेरिक कंडीशन से वायर के रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है। और जो वोल्टेज, अगर हम सर्विस वायर की बात करेंगे तो वोल्टेज जब भी बढ़ाएंगे तो हम उसके इंसुलेशन की थिकनेस के ऊपर बात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है केबल का वो डिक्रीज़ कब होता है। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है लेंथ ऑफ द इंसुलेशन केबल के। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस केबल का डिक्रीज़ करेगा जब हम इंक्रीज़ करेंगे लेंथ ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द केबल। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो अपॉन में 2 पाई L ln R2 अपॉन में R1। यहाँ पर जो R1 और R2 है वो है, R1 तो है केबल की रेडियस, और जो R2 है वो है इंसुलेशन की रेडियस। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑपरेटिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी जब हम करंट की वैल्यू को हाफ कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो बराबर होगा TD इज इक्वल्स टू 1/2 I² dl/d थीटा। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर जैसा कि गिवन है जो टॉर्क है वो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है करंट के। तो इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पर कि TD1 अपॉन में TD2 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन में I2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। ये बस ऊपर वाली इक्वेशन को लेके ये इक्वेशन बनाई गई है। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है हमने I2 की वैल्यू को कर दिया है 1/2 I1 की, यानी I1 की वैल्यू का आधा कर दिया है हमने I2 की वैल्यू को। अब इसी चीज़ को इसमें मतलब इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो TD1 को TD1 की जगह रख दीजिए और यहाँ पर TD2 ऐसे कैसे रख दीजिए। I1 की वैल्यू I1 की जैसे तरह आएगी और I2 की वैल्यू हमने आधी कर दी है, यानी कि 1/2 ऑफ I1 और फिर इसका होल स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो I1 से I1 तो यहाँ पर कट जाएगा, और जो 1/2 का होल स्क्वायर है ये जब ऊपर जाएगी वैल्यू तो ये हो जाएगी 4। यहाँ पर जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो TD2 की जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी 1/4 TD1 के, यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो चुका है वो हो चुका है 1/4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। आई होप आप सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो फ़ैन हम जो नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं उसकी जो एयर डिलीवरी है, यानी जो उसकी जो एयर सर्कुलेट करता है उसको हम किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो ये हमेशा इंडिकेट की जाती है CMM से। CMM का यहाँ पर मतलब है क्यूबिक मीटर पर मिनट। और एक गुड फ़ैन के लिए जो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 205 to 230 CMM। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था, जिसका आंसर आपको करना था कमेंट। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि आर्मेचर वाइंडिंग जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स से तो उसके अंदर किन किन चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है उसके साथ, कम्यूटेटर को, ब्रश को, या इन दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। हम कम्यूटेटर और ब्रश दोनों को कनेक्ट करते हैं। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है और ब्रश करंट को पहुंचाता है एक्सटर्नल सोर्स तक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। और इसी तरह से जो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो यहाँ पर गिवन है और इसका आंसर आपको करना है कमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि यूनिवर्सल मोटर को अगर हम मतलब किस सप्लाई के ऊपर हम रन करते हैं, इसका जो आंसर करना है वो आपको करना है कमेंट में। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आपको देखने को मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज़।